Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ HPSSC मार्केटिंग सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग HPSSC मार्केटिंग सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स का जो प्राइस पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 1499 रुपीज़। ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इसमें आपको प्रिंटेबल स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, इसमें आपको यूट्यूब सेशंस भी इंक्लूड रहेगा, इसके साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड रहेगा और आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आप अभी जाके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली उसको क्लिक करिए और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर जी के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और या फिर वहाँ से आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ऐप से भी जो है इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कोर्स के डिटेल्स चाहिए तो आप हमें तुरंत व्हाट्सएप करिए। ठीक है, आपको वहाँ पे जो है आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो था जो आया था वो है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज रिलेटिवली। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो डिमांड होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का तो वो क्या होता है, तो जनरली जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है इन इलास्टिक नहीं देके मोर लेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर इन इलास्टिक। ठीक है, जो डिमांड होता है वो मोस्ट फार्म प्रोडक्ट के लिए जो है वो इनलास्टिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पीपल है वो कंज्यूम करते हैं उतना ही जितना उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्राइस अगर गिर भी जाता है तो क्या होगा कि वो ज़्यादा नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, तो जब डिमांड जो है वो इनलास्टिक होगा और जब प्राइस गिर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मोर क्वांटिटी में जो फार्म प्रोडक्ट है वो सोल्ड होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो गिर जाएगा और जो प्रॉफिट है प्रोड्यूसर का वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है जो डिमांड होता है वो इनलास्टिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट करंजिया कॉटन मार्केट स्टैब्लिश है। ठीक है, जो फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट है करंजिया कॉटन मार्केट का वो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1886। ठीक है, 1886 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो रेगुलेशन है एग्रीकल्चर मार्केट का, ठीक है, या फिर स्टैब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटेड मार्केट का, तो वो इंडिया में कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था पहली बार, जब करंजा कॉटन मार्केट जो स्टैब्लिश हुआ था एज अ रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, अंडर दी हैदराबाद रेसिडेंसीज ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद ही इन द ईयर 1897 में जो है द बेरर कॉटन एंड ग्रेन मार्केट लॉ भी इनैक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। ठीक है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है ये 14 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हर साल जो है जो मेंबर होती है आईईसी आईएसओ एंड आईटीओ की वो सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ठीक है, जो कि होता है इसमें क्या करते हैं कि जो हम लोग ना ट्रिब्यूट दिया जाता है टू द कोलैबोरेटिव एफर्ट जो कि थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट ने दिया है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, जो उन्होंने डेवलप किया है टेक्निकल एग्रीमेंट्स के द्वारा और वो पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है, कब, तो 14 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन। ठीक है, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज था तो उसका एक्ट कब पास किया गया था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1904। ठीक है, जो इनैक्टमेंट हुआ था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट का वो 1904 में जो है इनैक्ट किया गया था। ठीक है, और कौन से मंथ में, तो ये अक्टूबर में किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट वन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड हुआ था कांजीवरम में। ठीक है, इन द जब मद्रास में, और जो कि प्रोविंस हुआ था इन अक्टूबर 1904।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए इकोनॉमिक, ठीक है। तो इंडियन कंडीशन में क्या होता है कि जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है वो कंसर्न होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ इकोनॉमिक की जगह सोशल भी होता तो भी उसका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, ठीक है। जो नाबार्ड है ये कब आया था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1982, ठीक है। तो जो नाबार्ड है ये 12 जुलाई 1982 में आया था। ये आपको ध्यान रखना है डेट भी, कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कौन से डेट में आया था। तो 12 जुलाई 1982 में जो है ये आया था, ठीक है। तो ये जो है मेनली जो नाबार्ड है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है शिवारमन कमेटी के द्वारा जो है इसको रिकमेंड किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिवारमन कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था स्टैब्लिशमेंट ऑफ द नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, इंटरनल इकोनॉमी रेफर्स टू, ठीक है। तो इंटरनल इकोनॉमी जो है वो किसको रेफर करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्पेशलाइजेशन, ठीक है। दो तरह के इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, ठीक है। एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। जो इंटरनल इकोनॉमीज होता है वो जो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है वो क्या होता है, फॉर्म स्पेसिफिक होता है, ठीक है। वो स्पेशलाइज होता है और वो जो है इंटरनली काउज होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो अकर करता है ऑन द लार्ज चेंजेस, ठीक है। जो कि आउटसाइड जो फर्म के आउटसाइड काम करता है। मान लीजिए ये फर्म है जो ये आउटसाइड जो काम करता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जो अंदर में काम करता है फर्म के अंदर जो कि स्पेसिफिक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो जो दोनों का रिजल्ट होता है वो दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जो नेट इफेक्ट होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ प्रोडक्शन फंक्शन विद इलास्टिसिटीज ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 1 इंडिकेट, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं इलास्टिसिटीज के प्रोडक्शन के, वो अगर 1 है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। तो कैसे, अगर कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज रिटर्न देगा। अगर कोफिशिएंट जो है अगर वो लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल देगा। अगर कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा, ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है ये कौन से ईयर में सेट हुआ था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1965, ठीक है। तो 1965 में जो है आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। कौन से मंथ में, तो जनवरी, ठीक है। तो जनवरी 1965 में, ठीक है। इसको हम लोग इसका जो न्यू नेम है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का, इसको बोलते हैं हम लोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, CACP, ठीक है। CACP मतलब क्या, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। लेकिन पहले जो है इसका नाम बोला जाता था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, ठीक है। और जो कि कब लाया गया था, तो जनवरी 1965 में लाया गया था, ठीक है। और जो कमीशन है ये कॉम्प्राइज करता है चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी, एक मेंबर रहते हैं और 2 मेंबर रहते हैं जो कि नॉन ऑफिशियल होता है, और जो 1 मेंबर रहता है वो ऑफिशियल रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट रहता है फार्मिंग का वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा टूल नहीं है फार्म मैनेजमेंट का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फार्म बुक कीपिंग, ठीक है। जो फार्म बुक कीपिंग है ये कोई भी टूल नहीं है फार्म मैनेजमेंट का। अगर इसके जगह रहता फार्म रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। यहाँ पे बुक के जगह होना चाहिए था रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कीपिंग तब जाके ये जो है टूल माना जाता फार्म मैनेजमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द सेंट्रल एजी मार्क लैब इज लोकेटेड एट, ठीक है। जो सेंट्रल एजी मार्क है ये जो लैब है सेंट्रल एजी मार्क लैब, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एची मार्क लेबोरेटरी है वो सिचुएटेड है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है वो सेटअप किया गया था 1935 में, ठीक है। तो क्यों सेटअप किया गया था? सो दैट कि ये इम्प्लीमेंट कर सके एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज को एंड प्रोग्राम्स को फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, अदर अलाइड प्रोडक्ट्स को। प्राइमरी एम ये था कि इसके एस्टैब्लिशमेंट का कि हम लोग ये सेफ गार्ड कर सकें कि फार्मर का इंटरेस्ट क्या है और एज वेल एज कंज्यूमर, ठीक है। तो ये फार्मर्स एंड कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। अभी तक टोटल जो है 22 रीजनल एजी मार्क लेबोरेटरीज है डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, इन द कंट्री। और जो सेंट्रल एजी मार्क लेबोरेटरी है वो एक एपेक्स लेबोरेटरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द ओवरहेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि प्राइस थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। जो प्राइस थ्योरी है ये किसका पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ प्राइस जो है उसको रेफर किया जाता है एज अ प्राइस थ्योरी, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि यूज करता है कॉन्सेप्ट को ऑफ अ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करता है, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट यूज करता है सप्लाई एंड डिमांड का, सो दैट कि डिटरमाइन कर सके कि एप्रोप्रिएट प्राइस पॉइंट क्या है फॉर द गिवन गुड और सर्विसेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्पेक्यूलेटिव डिमांड डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो जो एक स्पेक्यूलेटिव डिमांड होता है किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इंटरेस्ट रेट के, ठीक है। अगर स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर हायर द इंटरेस्ट रेट तो स्मॉलर विल बी द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रियतवाड़ी सिस्टम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। जो रियतवाड़ी सिस्टम है ये कब कहाँ पे इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1820 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जो रॉथवारी सिस्टम है ये जो है एक तरह का सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू है जो कि इंस्टीट्यूट हुआ था इन लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है। किसके द्वारा? तो बाय सर थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है, जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास थे इन 1820, ठीक है। ये प्रैक्टिस किया गया था इनिशियली इन मद्रास एंड बॉम्बे एरियाज में, ठीक है। इसको इवन असम एंड कॉर प्रोविंसेस में भी जो है अडेप्ट किया गया था, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है जो पीजेंट्स और कल्टीवेटर्स हैं वो रिगार्ड किया जाता है एज अ ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कि लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन, ठीक है। जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस होता है वो फिक्स्ड अमाउंट जो है हमें मंथली देना पड़ता है या फिर ईयरली, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस देंगे तो वो फिक्स्ड अमाउंट हम लोग उसको पे करेंगे, ना कि वो वैरी करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो किसको हम लोग दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टरनेटिव कॉस्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉस्ट को ही हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसमें से जो है कौन सा जो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग के, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल या फिर पीजेंट फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज्वाइंट फार्मिंग, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, ये सब जो है टाइप्स है आपके सिस्टम ऑफ फार्मिंग के। बट जो रेनफेड फार्मिंग है ये कोई भी टाइप नहीं है सिस्टम ऑफ फार्मिंग का, तो यहाँ पे जो है आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? IBRD इज सिनोनिमस टू, ठीक है। तो जो IBRD है ये किसके सिनोनिमस है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जो IBRD है इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो अगर हम लोग इसको मिला के बोल देते हैं अगर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इट्स कॉन्सेशनल लेंडिंग आर्म, ठीक है, एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अगर ये सब को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एज दे शेयर द सेम लीडरशिप एंड स्टाफ, ठीक है। तो ये सिनोनिमस होगा वर्ल्ड बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
26 नंबर बोल रहा है विंटर बनाना इज अ वैरायटी ऑफ। ठीक है, जो विंटर बनाना है वो किसका वैरायटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्पल। ठीक है, जो विंटर बनाना जो है ये एप्पल का वैरायटी है। ठीक है, ये हाईली अट्रैक्टिव है हेरिटेज वैरायटी के लिए, और जो फ्रूट है ये ब्राइट येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये प्लस ये ब्लश करता है विद अ रोजी पिंक। तो जो इसमें आपको देखने को मिला ब्राइट येलो एंड रोजी पिंक का शेड देखने को मिलेगा। और जिसका टेस्ट होता है ये क्रिस्पी रहता है एंड टैंगी रहता है। ठीक है, और जो जूसी रहता है, और ये इसके साथ ही जो इसके फ्लैश होते हैं वो जूसी रहते हैं। ठीक है, जो कि हाईली एरोमेटिक रहता है विद अ माइल्ड बनाना लाइक फ्लेवर। तो ये इस वैरायटी की जो है खासियत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड्स। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूड क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, ये फ्रूट्स भी इंक्लूड करता है, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ऐसे फूड जो कि रिच रहते हैं मिनरल्स एंड विटामिन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फूड जो कि रिच रहता है मिनरल्स एंड विटामिन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, फूड जैसे कि लीफी और येलो वेजिटेबल्स, मीट, साइट्रस फ्रूट्स, एग, मिल्क, ये सब जो है एकदम सफिशिएंट क्वांटिटीज में जो आपको विटामिन मिनरल्स एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज से। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिजीज हमें अकर हो जाएगा। तो हम लोग मेनली ये फोकस करते हैं कि हम लोग प्रोटेक्टेड फूड जो है कंज्यूम करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है दोनों प्रोटेक्टिव फूड है जो कि इनरिच रहते हैं मिनरल्स एंड विटामिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर अ स्टेम वेजिटेबल इज। ठीक है, तो स्टेम वेजिटेबल कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोल खोल। ठीक है, जो नोल खोल है इसको हम लोग खोल रबी भी बोलते हैं। ठीक है, और या फिर जर्मन टर्निप भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि स्टाउट राउंड एंड ट्यूबरस वेजिटेबल है, और ये बिलोंग करता है ब्रासिका जीनस से। ठीक है, और ये क्या क्या इंक्लूड कर सकता है ब्रासिका जीनस? तो इंक्लूड करता है कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। ठीक है, केल, कोलार्ड ग्रीन्स एंड ब्रूसेल्स स्प्राउट, ये सब जो है ब्रासिका जीनस में इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये जो नोल खोल है ये क्या है? एक तरह का एनुअल वेजिटेबल है। ठीक है, और जो यंगर स्टेम्स रहते हैं ये क्रिस्पी रहते हैं, प्लीजेंट टेस्ट रहता है और रिच इन फ्लेवर आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो स्टेम वेजिटेबल का जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आएगा? वो नोल खोल आएगा। और बाकी सब जो है ये सब रूट के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जेरीस्केपिंग रेफर्स टू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिड लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो जेरीस्केपिंग क्या होता है? तो जेरीस्केपिंग एक तरह का लैंडस्केपिंग मेथड है। ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया है टू कंजर्व वाटर। ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग वाटर कंजर्व करेंगे? ऑफ कोर्स जहाँ पे पानी की कमी होगी। ठीक है, तो पानी की कमी कहाँ होती है? तो मेनली आपको एरिड रीजन्स में जो है वहाँ पे आपको पानी की कमी कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह इसलिए हम लोग जो है जेरीस्केपिंग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम लोग वाटर कंजर्व कर सके इन द एरिड रीजन। ठीक है, सो दैट जो प्लांट को रिक्वायर रहता है वाटर का वो कम पड़े, और हम लोग एफिशिएंट एरिगेशन टेक्निक से भी वहाँ पे जो है लैंडस्केपिंग अच्छा से कर सकें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसलिए जो जेरीस्केपिंग रेफर्स टू एरिड लैंडस्केपिंग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। ठीक है, जो जिंक है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है आपका बोरोन आ जाएगा। ठीक है, मैंगनीज आ जाएगा, बोरोन, मैंगनीज। ठीक है, आयरन, कॉपर, मोलिब्डम, क्लोरीन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, अगर कोई भी इनमें से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट अगर लैक कर जाता है प्लांट में तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। ठीक है, जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है वो कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। ठीक है, तो जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है जो कि कोलकाता में स्टैब्लिश है, तो वो क्या था? वो फर्स्ट गवर्नमेंट लेबोरेटरी है। ठीक है, जो कि एक्रेडिटेड हुआ था फ्रॉम NABL इन 2008। तो आपको ये ध्यान रखना है ये कब एक्रेडिटेड हुआ था? तो ये हुआ था NABL के द्वारा हुआ था एक्रेडिटेड इन 2008। ठीक है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ ग्रास प्लांटिंग। ठीक है, कौन सा जो है मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड है ग्रास प्लांटिंग के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिबलिंग ऑफ रूट्स। ठीक है, जो डिबलिंग ऑफ रूट्स है ये एक बहुत ही कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड है ग्रास प्लांटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा तो स्लो मेथड है लॉन मेकिंग के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है जो ग्रास पीसेस होते हैं अलोंग विद द रूट्स उसको
जो एरिया से लिया जाता है, जहाँ पे इस एरिया में जो अगर वीड्स नहीं है, इस एरिया वीड फ्री अगर ये एरिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ग्रास पीसेस को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको डिबल कर देंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर बोथ वेज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कितने डिस्टेंस पे इसको डिबल कर देते हैं, तो 10 to 15 सेंटीमीटर जो है दोनों साइड से हम लोग जो है डिस्टेंस देके डिबल करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस टाइप के एरिया से लेंगे जहाँ पे वीड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। वीड्स रहेगा तो फिर वो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, लॉन ठीक से बन नहीं पाएगा और सारे डिजीज वाले रह जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, ठीक है। जो CN रेशियो होता है ऑर्गेनिक मैटर के लिए वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10:1, ठीक है। तो जो कंपोजिशन होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, वहाँ पे एवरेजेस अबाउट 5% जो है नाइट्रोजन देखने को मिलता है एंड 52% कार्बन, ठीक है। अगर कोई सॉइल में 1% ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है तो अबाउट 0.05% जो है नाइट्रोजन रहता है और 0.52% कार्बन, ठीक है। सो जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो अबाउट 10:1 जो है रहता है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज है ये वैरी कर सकता है 8:1 to 12:1, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो 10:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, ठीक है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है 1998 to 1999, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड था ये लॉन्च किया गया था 1998 में, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था? सो दैट कि हम लोग इशू कर सके किसान क्रेडिट कार्ड को फार्मर्स को, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है, सो दैट कि उनके पास कितना ज़मीन है इसके हिसाब से जो है फार्मर्स को इशू कर दिया गया था किसान क्रेडिट कार्ड फॉर द ऐसा क्यों किया गया था? सो दैट कि यूनिफॉर्म अडॉप्शन हो बाय द बैंक, ठीक है। और जो फार्मर्स है वो यूज़ कर सके क्रेडिट को सो दैट कि वो अपना परचेज कर सके एग्रीकल्चर इनपुट को, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद अगर उनको कैश की ज़रूरत है तो वो वहाँ से बैंक से निकाल सके, तो इसलिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड को लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग इज लोकेटेड एट, ठीक है। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुंबई, ठीक है। तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? आपको ध्यान रखना है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? पैकेजिंग फॉर बेटर लिविंग। इसका जो मोटो रहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का वो क्या रहता है? तो पैकेजिंग फॉर बेटर लिविंग, ठीक है। अभी इसके प्रेजेंट चेयरमैन है सुबोध गुप्ता, ठीक है। मुंबई के अलावा जो है हेडक्वार्टर में तो मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग IIP है इसका हेडक्वार्टर मेनली मुंबई में है, ठीक है। लेकिन ये अदर लोकेशन में भी प्रेजेंट है, जैसे कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में न्यू दिल्ली भी दिया गया है, बट हम लोग जो है हेडक्वार्टर के साथ जाएंगे जो कि है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल पार्ट इन बेर, ठीक है। जो बेर एक तरह का फ्रूट है, इसमें जो है एडिबल पार्ट कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसोकार्प, ठीक है। जो बेर है ये एक सॉफ्ट राउंडेड पल्पी एंड फ्लैशी फ्रूट है, ठीक है, जो कि डेवलप हुआ है फ्रॉम द ओवरी ऑफ द सिंगल फ्लावर, ठीक है। और इसमें जो इनर पार्ट रहता है वो एडिबल पार्ट रहता है, ठीक है। जो तो आपको ध्यान रखना है जो बेर फ्रूट है इसमें जो एपिकार्प एंड मेसोकार्प जो होता है वो एडिबल रहता है, लेकिन जो इंडोकार्प रहता है वो हार्ड एंड स्टोनी रहता है, ठीक है। तो ये एक आपका मेन पॉइंट है। अगर यहाँ पे मेसोकार्प की जगह एपिकार्प दिया रहता तभी जो है आपका आंसर हो जाता एपिकार्प, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेर में जो है एपिकार्प प्लस मेसोकार्प दोनों जो है एडिबल पार्ट रहता है, लेकिन जो इंडोकार्प रहता है, जो इंडोकार्प रहता है वो क्या रहता है? हार्ड एंड स्टोनी रहता है, जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो ड्रूप होते हैं वो फ्लैशी इंडेसेंट फ्रूट रहते हैं, ठीक ठीक है। जो ड्रूप जो होता है वो एक तरह का क्या होता है? फ्लैशी इंडेसेंट फ्रूट होता है, जहाँ पे इंडोकार्प जो है वो हार्ड एंड स्टोनी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेसोकार्प होता है वो फ्लैशी एंड एडिबल रहता है, ठीक है। सो जो बेर है वो हमारा एक तरह का क्या है? ये ड्रूप फ्रूट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेर है वो एक तरह का क्या है? ड्रूप फ्रूट है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? एडिबल पार्ट इन सैफरॉन इज, ठीक है। तो जो सैफरॉन होता है उसमें एडिबल पार्ट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टिग्मा, ठीक है। तो जो सैफरॉन है ये इसमें जो मेनली क्या होता है? एडिबल पार्ट जो होता है वो क्या होता है? फ्लावर होता है, ठीक है। और जो विविड क्रिम्सन स्टिग्मैन स्टाइल होता है जिसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं वो कलेक्ट किया जाता है एंड ड्राई किया जाता है फॉर यूज मेनली एज सीजनिंग एंड कलरिंग एजेंट इन फूड, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर यहाँ पे ऑप्शन में फ्लावर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो
स्टिग्मा है वो एक तरह का एडिबल पार्ट है सैफ्रॉन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीफो प्लांट। ठीक है, तो इसमें से जो है सीफो प्लांट कौन है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी एमेरांथस। ठीक है, जहाँ पर एमेरांथस है वो एक तरह का सीफो प्लांट है। अदर देन एमेरांथस जो सीफो प्लांट का एग्जांपल आएगा वो आएगा कॉर्न, सोरगम, शुगर केन, मिलेट एंड स्विच ग्रास। ठीक है, ये सब भी जो है एग्जांपल है सीफो प्लांट के। ठीक है। सीफो प्लांट्स होते क्या है, तो सीफो प्लांट्स जो है ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो क्या होता है जो फोर कार्बन शुगर कंपाउंड जो होता है वो एंटर करता है C3 और कैल्विन साइकिल में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीफो प्लांट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं इनमें जो साइकिल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड टू फोर कार्बन शुगर कंपाउंड का, वो एंटर करता है इन C3 और दी कैल्विन साइकिल। ठीक है, जो सीफो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं इन क्लाइमेटिक कंडीशन, और वो वेल अडेप्टेड रहते हैं हॉट एंड ड्राई एरिया में। ठीक है, एंड ये लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अदर देन अमरांथस आपका पाइनएप्पल जो है ये भी जो है सीफो प्लांट का जो एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, और जो सीफो पाथवे होता है वो कम से कम यूज करता है 3% ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, और ऐसे प्लांट को हम लोग सीफो प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फोर कार्बन कंपाउंड जो है ऑक्सालो एस्टेट वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द पाथवे। ठीक है, और अबाउट 5% ऑफ द प्लांट जो है और फिर वो सीफो प्लांट्स ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ओरिजिन ऑफ टर्मरिक इज। ठीक है, तो जो टर्मरिक है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जो टर्मरिक है जो कि प्रोडक्ट है कुरकुमा लौंगा का। ठीक है, राइजोमेटस हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट जो कि बिलोंग करता है जिंजर फैमिली से, जिंजीबरेसी, वो नेटिव है ट्रॉपिकल साउथ एशिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है बनाना इज रिच सोर्स ऑफ। ठीक है, जो बनाना है ये किसका रिच सोर्स है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए पोटाशियम। ठीक है, जो बनाना है ये पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है बनाना में। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो बनाना है ये रिच सोर्स है पोटाशियम एंड फाइबर का। ठीक है, और इसमें जो सोडियम है ये कम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो बनाना है इसमें लो इन सोडियम रहता है। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा जो बनाना में जितने भी कंपोनेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हार्ट हेल्दी डाइट के लिए। ठीक है, और ये अच्छा होता है तो इसलिए खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इज। ठीक है, जो स्वीटेस्ट वैरायटी है मैंगो का वो कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है चौसा। ठीक है, जो चौसा है ये एक स्वीटेस्ट वैरायटी है मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है स्टोरेज लाइफ ऑफ एप्पल इज। ठीक है, तो जो एप्पल है इसको हम लोग कब तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टोरेज लाइफ क्या होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी 4 to 8 मंथ्स। ठीक है, जो एप्पल एंड पियर होते हैं उनका जो है लॉन्गेस्ट स्टोरेज लाइफ होता है। ठीक है, और उसको जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो अप टू द 4 मंथ जो है इसको हम लोग अंडर आइडियल कंडीशन में रख सकते हैं। और अगर हम लोग कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज में रखते हैं तो इसको हम लोग अप टू द 12 मंथ रख सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इन कोल्ड स्टोरेज है वो रेंज करता है 32 to 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिपेंड करता है चिलिंग सेंसिटिविटी ऑफ द वैरायटी। ठीक है, इस टाइप का वैरायटी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है खारा डिजीज इन राइस इज काउज बाय। ठीक है, जो खारा डिजीज होता है राइस में वो किससे काउज होता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे जो है जो खारा डिजीज होता है राइस में यहाँ पे जो है जिंक की डेफिशिएंसी से जो है ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है लीव्स जो है डिस्कलर हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स है कि यहाँ पे जो लीव्स है वो डिस्कलर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो लिमिटेड हो जाता है, और प्लांट्स जो है छोटे हाइट के हो जाते हैं, मतलब स्टंटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, और जो मिडरिप होता है वो क्लोरेटिक हो जाता है, मतलब वो कंटामिनेट किया गया है विद द क्लोरीन। और उसके बाद जो प्लांट्स है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है टू रिकवर द अफेक्ट द डिजीज। ठीक है, तो मान लीजिए जो प्लांट्स है वो डिजीज नहीं हुआ है तो उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सो दैट कि हम लोग उसको डिजीज से रिकवर कर सके। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि हम लोग जिंक डाल देते हैं तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हट जाएगी, तो उससे क्या होगा खारा डिजीज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये नॉर्मली जो एग्जिस्ट करता है स्मॉलर पैच इन द नर्सरी। ठीक है, और या फिर हम लोग उसको मेन लैंड में भी जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मेजर सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज। ठीक है, जो मेजर सोर्स है शुगर का वो क्या है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बीट रूट। ठीक है, तो जो शुगर बीट है वो प्रोवाइड करता है 45% ऑफ वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो बीट रूट है
ठीक है, या फिर शुगर बीट बोल देते हैं। तो वो जो है 45% जो है वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन में जो है कंट्रीब्यूट करता है, और जो 10% शुगर जो होता है वो शुगर केन से ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो जो 10% जो होता है शुगर वो शुगर केन से ऑब्टेन होता है। सो जो मेजर सोर्स शुगर है इन द वर्ल्ड वो होता है शुगर बीट, या फिर इसको हम लोग बीट रूट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, विच फ्रूट क्रॉप कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 48, प्लांट्स दैट ग्रो इन शेड आर कॉल्ड एज। ठीक है, ऐसा प्लांट जो कि ग्रो किया गया शेड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कियोफाइट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ऐसे प्लांट जिसको हम लोग शेड में ग्रो करते हैं उसको हम लोग स्कियोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है ये पार्शियल शेड या फिर लो लाइट लेवल में जो है ये ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को कि जो ये शेड में ही ग्रो करेंगे, सो दैट कि ये एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल सनलाइट जो नहीं भी मिले, और तभी ये काम चल जाए। और ये मेनली क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, किस ऑफ फायर इज अ वैरायटी ऑफ। ठीक है, जो किस ऑफ फायर है ये किसका वैरायटी है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रोज। ठीक है, तो ये मेनली रोज का वैरायटी है। और जो रोज है इसका साइंटिफिक नेम क्या बोल सकते हैं, रोजा स्पीशीज होता है। ठीक है, या फिर आप इसको रोजा हाइब्रिडा बोल दीजिए। और ये फैमिली रोजेसी से बिलोंग करती है। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है इसको हम लोग गुलाब भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, द कलर ऑफ गोल्डन राइस इज ड्यू टू। ठीक है, जो गोल्डन कलर जो होता है राइस का वो ऐसा कलर क्यों होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कैरोटीन। ठीक है, जो एंडोस्पर्म होता है गोल्डन राइस का, ठीक है, वो येलो रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाता है बीटा कैरोटीन का। ठीक है, जिसको हम लोग प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं, एंड xanthophyll। ठीक है, लेकिन जो मेनली जो यहाँ पे जो काउज करता है वो कैरोटीन रहता है, बीटा कैरोटीन, जिसके वजह से जो है इसका कलर ऐसा रहता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है कैटरान बायोसिंथेसिस ट्रांसजीन का। ठीक है, जो कि यूज होता है इन गोल्डन राइस। ठीक है, जैसे फाइटोथिन सिंथेसिस एंड द बैक्टीरियल कैरोटीन डीसैचुरेज। ठीक है, और वो रहता है लाइकोपीन। ठीक है, जो कि रेड कलर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, बनाना फ्रूट इज बोटानिकली जो बनाना फ्रूट है ये बोटानिकली क्या है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बेरी। ठीक है, तो जो बनाना है ये जो है मेनली बेरी आता है। ठीक है, जो बेरी होता है वो क्या आता है, उसके पास सीड्स होते हैं और पल्प रहते हैं। ठीक है, और उसको उसके पास पेरिकार्प रहते हैं जो कि डेवलप करते हैं फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावर। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्लैकबेरीज, मलबेरीज, रासबेरीज, इसमें जो नाम में ही बेरी आता है तो ये सब बेरीज नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे बनाना है, पंपकिन है, एवोकाडोज है, कुकुम्बर है, ये सब बेरी है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, कोकोआ बिलोंग्स टू फैमिली। ठीक है, जो कोकोआ है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, स्टेरकुलिएसी। ठीक है, जो स्टेरकुलिएसी है इस फैमिली से जो है कोकोआ बिलोंग करता है। ठीक है, और जो कोकोआ है इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा थियोब्रोमा कोकोआ। ठीक है, ये फैमिली स्टेरकुलेसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर मालवेल्स रहता है। ठीक है, क्लास मैग्नो मैग्नोलियोप्सिडा रहता है, और ये डिवीजन इसका मैग्नोलियोफाइटा रहता है, एंड किंगडम क्या है, प्लांटी है। ठीक है, और जो कोकोआ ट्री है वो क्या रहता है, फ्रूट पॉट्स जो है इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या रहा है, सीडलेसनेस इन ग्रेप इज ड्यू टू। जो सीडलेसनेस होता है ग्रेप्स में ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ग्रेप्स में सीड क्यों नहीं देखने को मिलती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्टीनोपर्मोस पर्मोकार्पी। ठीक है, स्टीनोस्पर्मो कार्पी की वजह से जो है ग्रेप्स में आपको सीड नहीं देखने को मिलती है। जो स्टीनोस्पर्मोकार्पी एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी मतलब कि सीडलेसनेस मोस्टली कहाँ पे होता है, तो ग्रेप्स में होता है। ठीक है, और भी अदर फ्रूट्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, पंजेंसिन अनियन इज ड्यू टू द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, जो अनियन में एक पर्टिकुलर सा आपको स्मेल देखने को मिलता है। ठीक है, तो और एक तरह का क्या तीखापन देखने को मिलता है, वो किस लिए होता है, किसके प्रेजेंस में होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, जो अनियन में जो पंजेंसी होती है वो मेनली ड्यू टू क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल कंपाउंड एक जगह प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, जो कि बल्ब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
और अदर फैक्टर्स पे भी जो है डिपेंड करता है पंजेंसी इन ओनियन, ठीक है, जैसे कि वैरायटी, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है, ये सब पे भी जो है पंजेंसी इन ओनियन जो है डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विच फ्रूट इज नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, ठीक है, तो किस फ्रूट को हम लोग जो है फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवोकाडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, क्राइजांथेमम इज अ, ठीक है, जो क्राइजांथेमम है ये किस तरह का प्लांट है? शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे है कि डे न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, ये एक तरह का कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है। जो क्राइजांथेमम है ये एक तरह का शॉर्ट डे प्लांट है, जहाँ पे क्या होता है जो फ्लावर्स है उनको नाइट लेंथ जो है ज्यादा चाहिए होता है, एज मतलब मोर चाहिए होता है, नाइट लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है ना, क्रिटिकल मिनिमम, ठीक है। और जो फ्लावरिंग होती है वो इनहिबिट हो जाती है अगर उनको रिक्वायर्ड लॉन्ग नाइट फेज नहीं मिले या फिर वो इंटरप्ट हो जाए बाय द शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू रेड लाइट, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कीवी फ्रूट इज प्रोपोगेटेड बाय, ठीक है, जो कीवी फ्रूट है ये हम लोग कैसे प्रोपोगेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये हम लोग ग्राफ्टिंग से जो है कीवी फ्रूट को जो है हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग रूटिंग भी कर सकते हैं, रूटिंग कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कीवी फ्रूट है इसका मतलब मेनली दो ही तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग या फिर रूट कटिंग, ठीक है। जो दोनों मेथड है ये प्रोड्यूस करता है गुड वाइन्स एंड क्रॉप, ठीक है, और उसमें क्या होता है दोनों में की जो सीडलिंग्स है और रूटेड कटिंग्स है वो क्या करता है गुड रहता है फील्ड नर्सरी के लिए या फिर कंटेनर प्लांट्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बेरीज, ठीक है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बेर में वो किस तरह का होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, काइम, ठीक है, ये काइम तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है बेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मरिन, ठीक है, जो टर्मरिन होता है, ठीक है, इमली, तो इसमें किस तरह का एसिड देखने को मिलता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, टार्टरिक एसिड, ठीक है। जो टार्टरिक एसिड होता है वो मेजरली प्रेजेंट रहता है टर्मरिन में, ठीक है, वो कहाँ रहता है तो उसके पल्प में प्रेजेंट रहता है, जो कि आपको एसिड जैसा टेस्ट देता है, ठीक है, जो खट्टा खट्टा टेस्ट लगता है वो मेनली टार्टरिक एसिड की वजह से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पेक्टिन टेस्ट इज डन बाय यूजिंग, ठीक है, जो पेक्टिन टेस्ट है ये किससे कर सकते हैं हम लोग? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जेलीमीटर, ठीक है, जेलीमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब रहता है, उसमें एक एंड से ये ओपन रहता है, ठीक है, एक एंड से यहाँ पे ओपन रहता है, एक एंड से क्लोज होता है। इसको मेनली यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ जो पेक्टिन है वो प्रेजेंट है फ्रूट जूस में, ठीक है, तो इसलिए जो है जेलीमीटर को यूज किया जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए? तो कितना पैक्टिन जो प्रेजेंट है किसी भी फ्रूट जूस में उसको ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, एडिबल पार्ट ऑफ कैबेजेस, ठीक है, जो कैबेज हम लोग खाते हैं तो उसका एडिबल पोर्शन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीव्स, ठीक है, तो जो एडिबल पोर्शन होता है कैबेज का वो क्या होता है तो वो लीव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि कौन सा जो है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो जो लीची है, साइट्रस है, ग्रेप्स है, ठीक है, ये सब जो है ये सब जो है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा बेरीज, चेरीज, साइट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, लाइम्स, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, मैंडरीन्स, टैंगरीन्स, कुकुम्बर, डेट्स, ग्रेप्स, ओकरा, पीस, पेपर, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, समर स्क्वैश, ठीक है, वाटरमेलन, ये सब क्या है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ठीक है। तो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता क्या है? तो ऐसा फ्रूट जो अगर हम लोग ऐसा फ्रूट जो कि राइपन नहीं होता है आफ्टर द हार्वेस्ट, ठीक है, अगर कोई भी ट्री है उससे हम लोग तोड़ लिए उस फ्रूट को तो उसके बाद जो है वो पकता नहीं है, ठीक है, राइप नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे फ्रूट अगर हम लोग उसको ट्री से तोड़ लेते हैं उसके बाद वो पकने लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है, तो मतलब कि जो राइपन हो जाए आफ्टर द हार्वेस्ट उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट, और जो डू नॉट राइपन आफ्टर द हार्वेस्ट उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 68 नंबर, क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है, कौन सा जो है ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथालीन, ठीक है, जो इथालीन है ये एग्जाम्पल है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन का, ठीक है, इथालीन एक गैस है और ये जो है किसी भी फ्रूट में अगर ये सर्टेन लेवल ऑफ इथालीन प्रोडक्शन होता है सो दैट कि ये राइपन हो सके फ्रूट अपने गिवन लाइफ साइकिल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है विवी पैरी इज फाउंड इन, ठीक है, जो विवी पैरी है किस में पाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैंगो। ठीक है। जो वीवी पैडी होता है ये मेनली आपको मैंगो में देखने को मिलेगा। ठीक है। वीवी पैडी क्या होता है, एक तरह का अनयूजुअल ऑकरेंस है। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जो सीड्स है वो जर्मिनेट कर जाते हैं इनसाइड द फ्रूट। ठीक है। और वो स्टिल अटैच रहते हैं फ्रूट के साथ, ये डिटैच नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सीड जो है अगर वो जर्मिनेट कर जाता है इनसाइड और वो स्टिल रिमेन अटैच है फ्रूट के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विविपैरिक फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को विविपैरी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे अगर फ्रूट्स अगर आप उसको, ये नॉर्मल दिखेगा। ठीक है। अगर उसको हम लोग कट कर देते हैं और उसको एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होगा, वो आपको जर्मिनेटेड सीड जो है वो इजिली आपको दिख जाएगा अंदर में। ठीक है। वो क्लियरली डिस्टिंग्विश रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ठीक है। कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलेटेड है एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज के। ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एपिडा। जो एपिडा है ये ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलेटेड रहता है एक्सपोर्ट करने से। इसका एक्सपोर्ट करता है तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। एपिडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एपिडा का फुल फॉर्म क्या है। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये एपिडा का फुल फॉर्म होता है, जो कि एक तरह का क्या है, इंडियन एपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये मेनली एपिडा जो है ये मेनली प्रमोट करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन को और डेवलप करता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है। इसके साथ ही क्या करता है, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर द शेड्यूल प्रोडक्ट को ये सेट करता है। ये रजिस्ट्रेशन करता है कि कौन से सामान जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। और ये पेमेंट्स वगैरह भी देखता है। और इसके साथ जो है ये इम्प्रूव करता है पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एपिडा है ये इसका जो एक्ट है ये पास किया गया था पार्लियामेंट में इन दिसंबर 1985 में। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एपिडा है इसका एक एक्ट पास हुआ था कब, तो दिसंबर 1985 में जो है पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, फॉर्किंग इज प्रैक्टिस। ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कैरेट। ठीक है। क्या हो जाता है, कभी कभी जो रूट्स है वो स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है। ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि यूजली देखने को मिलता है जब क्या हो जाता है, जब सडन इंक्रीज हो जाता है सॉइल मॉइस्चर का। ठीक है। आफ्टर द प्रोलॉन्ग डॉट, अगर बहुत दिन से अगर सूखापन है, ठीक है, उसके बाद अगर अचानक से जो है अगर सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ रूट्स। ठीक है। तो और एक होता है फॉर्किंग। ठीक है। फॉर्किंग एक ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे क्या होता है कि हार्ड सॉइल जो है जो हार्ड सॉइल है वो अलाउ नहीं करता है स्ट्रेट ग्रोथ को। ठीक है। जो टैप रूट होता है वो स्ट्रेट ग्रो करता है। ठीक है। जैसे ये अगर ये प्लांट ये सॉइल सरफेस है, अगर ये रूट अगर डेवलप करा तो क्या है, ये स्ट्रेट डेवलप करना चाहेगा। अगर यहाँ पे हार्ड सॉइल रहेगा तो क्या होगा कि ये सीधा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर जहाँ पे हार्ड सॉइल है, तो ये अगर ये हार्ड सॉइल प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा स्ट्रेट ग्रोथ को, टैप रूट के ग्रोथ को अलाउ नहीं करेगा, जो कि रिजल्ट हो जाता है द फॉर्मेशन ऑफ फॉग रूट। ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि फॉग रूट जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर सॉइल, यहाँ पे हार्ड सॉइल नहीं है तो यहाँ से ये कोशिश करेगा ग्रो करने का, तो यही इसकी वजह से जो है फॉग रूट जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और जो फॉग रूट होते हैं और जो स्प्लिट रूट होते हैं वो दोनों जो है पुअर प्राइस जो है प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। तो मतलब उसको कोई खरीदना नहीं चाहता। इसके वजह से क्या होता है कि फार्मर्स लोग का नुकसान होता है। ठीक है। अगर हम लोग सॉइल मॉइस्चर को ऑप्टिमम कंडीशन में रखते हैं तो उससे वजह से क्या होगा कि जो सॉइल रहेंगे वो लूज रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे रूट्स की वो नहीं होगी और जो फॉग रूट है वो भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। तो वही अगर हम लोग सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं तो फॉग रूट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, एसिडिक सॉइल इज रिक्लेमेड बाय यूजिंग। ठीक है। जो एसिडिक सॉइल है इसको हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लाइम। ठीक है। जो एसिडिक कंडीशन है सॉइल की वो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं क्या क्या करके, तो हम लोग यहाँ पे लाइमिंग मटेरियल ऐड कर सकते हैं जैसे कि डोलोमाइट, कैल्साइट लाइमस्टोन्स, बर्न्ट लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, लाइम स्लज, स्लैग्स। ठीक है। डिपेंड करता है कि कितनी उसमें अवेलेबिलिटी है, कितना हम लोग उसको डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। और जो मेनली लाइम स्टोन है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो है उसका एप्लीकेशन ज़्यादा कॉमन है इन द एसिडिक सॉइल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है स्पॉन्जी टिश्यू इज प्रॉब्लम इन, ठीक है। जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये मेनली किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंगो, ठीक है। जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये एक तरह का राइपनिंग डिसऑर्डर है, जो कि क्या होता है कि जो सेंटर आता है वो सॉफ्ट आता है, ठीक है। उसके बाद वाइट कॉर्की टिश्यू जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, इंटरनल ब्रेकडाउन होने लग जाता है। ये मेनली जो है अल्फोंसो मैंगो में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर है स्पॉन्जी टिश्यू का, ये साउथ इंडिया में पिक्यूलियर है, ठीक है। मतलब मेनली साउथ इंडिया में ही पाया जाता है स्पॉन्जी टिश्यू का डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन, ठीक है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वो ज्यादातर किस क्रॉप के लिए सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीट एंड राइस, ठीक है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये मेनली जो है ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है इन द रोटेशन फॉर व्हीट एंड राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, ठीक है। जो ट्रिटिकेल है ये किसके किसके बीच में क्रॉस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीट एंड राई, ठीक है। जो ट्रिटिकल है व्हीट एंड राई के बीच में क्रॉस है, ठीक है। तो जो ट्रिटिकल है एक तरह का क्या है, मैनमेड स्पीशीज है जिसको डेवलप किया गया है बाय क्रॉसिंग व्हीट, ठीक है। व्हीट मतलब ट्रिटिकम स्पीशीज एंड राई, जिसका साइंटिफिक नेम बताएगा सीके सीरियल एल, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रिटिकल है जो कि इनफर्टाइल था, ठीक है, जिसे डेवलप किया गया 1875 इन स्कॉटलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जो टेट्राजोलियम टेस्ट है ये किस लिए करते हैं यूज, ठीक है। क्या डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीड वायबिलिटी, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो सीड है उसमें पोटेंशियल है कि नहीं, वो जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा, तो वो टेट्राजोलियम टेस्ट से पता कर सकते हैं हम लोग कि जो सीड है उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं, कि वो जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग इसका सीड विगर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है पोटैटो इज नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। पोटैटो जो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है कि रूट है कि लीफ है फ्लावर है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टेम, ठीक है। जो पोटैटो है ये इसका मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल स्टार्च जो कि यूज करता है एज अ फूड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो पोटैटो ये मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। और ये अपना जो खाना है, जो अपना फूड है वो क्या करता है, स्टोर कर देता है अपने स्टेम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्रॉप लॉगिंग इज यूज इन, ठीक है। जो क्रॉप लॉगिंग है इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुगर केन, ठीक है। जो क्रॉप लॉगिंग है ये हम लोग शुगर केन में यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, तो क्रॉप लॉगिंग एक तरह का मेथड है, ठीक है, जो प्लांट एनालिस्ट यूज करते हैं सो दैट कि हम लोग पता कर सकें कि इस क्रॉप को जो है कितना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, कितना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट एनालिस्ट है वो एग्जामिन करते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूट्रिएंट्स का फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है अरुणा इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, ठीक है। जो अरुणा है ये म्यूटेंट वैरायटी है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्टर, ठीक है। तो जो कैस्टर अरुणा है वो म्यूटेंट वैरायटी है कैस्टर का, और ये ऑफिशियली अप्रूव हुआ था कब, तो 1969 में जो है इसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया था। ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि जो अरुणा जो है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कैस्टर, इसको अप्रूव कर दिया गया था ऑफिशियली 1969, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है पोलन वायबिलिटी ऑफ व्हीट इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ, ठीक है। जो पोलन वायबिलिटी होता है व्हीट में, इसमें क्या सप्लाई ऑफ कौन सा न्यूट्रिएंट जो है इसमें जरूरत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरोन, ठीक है। जो पोलन वायबिलिटी होती है व्हीट में इसमें जो है ये रिलेटेड है सप्लाई ऑफ बोरोन से, ठीक है। तो बोरोन की आवश्यकता पड़ती है अगर हम लोग व्हीट में अच्छे से हम लोग को जो पोलन है उसको वायबल रखना है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड, ठीक है। कौन सा गैस जो है वो रिलीज होता है पैडी फील्ड से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथेन, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एनरोबिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है, जो कि फ्लडेड राइस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि एक तरह का क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस में माना जाता है। जो मीथेन है एक तरह का क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, मीथेन क्यों प्रोडक्शन होता है पैडी फील्ड में, तो यहाँ पे एनरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है, इन द फ्लोरेट राइस, जो कि प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। मॉलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, जो मॉलिब्डेनम है ये किसका किसका कंपोनेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, ठीक है, मतलब जो मॉलिब्डेनम है ये नाइट्रोजनेस का भी कंपोनेंट है और ये नाइट्रेट रिडक्टेस का भी जो है कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो मॉलिब्डेनम है ये इसका मॉलिब्डेनम हमें चाहिए होता है जब भी सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनेस करवाना हो या फिर नाइट्रेट रिडक्टेस करवाना हो, ठीक है, और ये प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डो फ्लावोप्रोटीन में, ठीक है। एंजाइम में जो मॉलिब्डेनम प्रेजेंट रहता है ये किस फॉर्म में रहता है, तो मॉलिब्डो फ्लावोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ये क्रूशियल रहता है फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, सो दैट की जो यूजुअल फॉर्म्स इन प्लांट प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जो है मॉलिब्डेनम जो है ये कंपोनेंट है किसका किसका, तो नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज, ठीक है, जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रोफाइल, ठीक है। जो सॉइल प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल रहता है, ठीक है। और ये अलाउ करता है एग्जामिन करने में कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है वो कैसा है, ठीक है। जो सॉइल प्रोफाइल है ये डिवाइड किया गया है इनटू लेयर्स, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, और जो इसको डिवाइड किया गया है इन द डिफरेंट लेयर्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉराइजन, ठीक है। जो मेन हॉरिजन है वो है ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज लेना है कि हॉराइजन क्या होता है और सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। और जो सॉइल प्रोफाइल मतलब जो वर्टिकल सेक्शन में जो हम लोग लेयर्स में डिवाइड किया उसको हम लोग हॉराइजन बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉराइजन होता है वो डिफरेंट तरह का होता है, जैसे ए बी सी डी जो है ये मेन सॉइल हॉराइजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है। तो जो मोस्ट अबंडेंट जो मतलब बहुत ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल पाया जाता है वो कौन सा है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी फेल्सपार, ठीक है। जो फेल्सपार है ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल है इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, सिलिकेट मिनरल है और ये कॉमनली फाउंड होता है अर्थ में। और जो क्वार्ट्ज है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो आपको क्वार्ट्ज और फेल्सपार पे नहीं कंफ्यूज करना है। जो पहला नंबर पे जो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो क्या है, फेल्सपार, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे है वो है क्वार्ट्ज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फेल्सपार या क्वार्ट्ज में से क्या होगा, ठीक है। और जो सिलिकेट मिनरल्स है वो फॉर्म करता है मोर देन 90% ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। तो जो मेनली जो अर्थ क्रस्ट में वो मेनली सिलिकेट मिनरल का ही डोमिनेंट है और सिलिकेट मिनरल के अंदर आता है फेल्सपार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। चर्नोजेम सॉइल्स आर फाउंड इन, ठीक है, जो चर्नोजेम सॉइल्स ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी रशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज मेड बाय, ठीक है, जो फर्स्ट हाइब्रिड जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड था वो कौन बनाया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी थॉमस फेयरचाइल्ड, ठीक है। जो थॉमस फेयरचाइल्ड है इन्होंने जनरली जो है क्या किया था, प्रोड्यूस किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड, ठीक है, कब, तो 1716 में जो है इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड जो है फॉर्म किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग ऑर्गेनिज्म विच आर, ठीक है। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये किसके लिए सुटेबल नहीं है, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है फ्रॉस्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं सब फ्रीजिंग टेम्परेचर में डाल देते हैं, जैसे कि -80 डिग्री सेल्सियस से या फिर टिपिकली बिलो -140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हम लोग एक्सपोज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अगर कोई भी फ्रॉस्ट सेंसिटिव रहेगा तो क्या होगा, तो मर जाएगा। तो हम लोग तो फ्रॉस्ट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्रायो प्रिजर्वेशन से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्रॉस्ट सेंसिटिव, ठीक है, ये सुटेबल नहीं है क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही फ्रॉस्ट से ही मर जाएगा। और क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जहाँ पे क्या करता है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को जो है वहाँ पे सेव करके रखते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको सब फ्रीजिंग टेम्परेचर से एक्सपोज करते हैं जो कि रहता है बिलो 80 डिग्री सेल्सियस या फिर टिपिकली बिलो -140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेनली जो है कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो जो फ्रॉस्ट सेंसिटिव है तो क्या होगा, वो मर जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग ठीक से प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। ट्रिप्लॉइड्स आर नॉर्मली, ठीक है, जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टेराइल, ठीक है। जो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मली स्टेराइल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास जो है होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। वो लैक करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि
प्रिवेंट करता है पेयरिंग ड्यूरिंग द मियोसिस, ठीक है। ये जो है प्लांट ब्रीडर के लिए ये यूजफुल हो सकता है, जैसे कि बनाना कल्टीवेशन में, ठीक है, जहाँ पे स्टेराइल ट्रिप्लॉइड बनानास जो है उसको प्रोपगेट कर सकते हैं एसेक्सुअली, एंड जो है वो कोई भी सीड कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे जो है ट्रिप्लॉइड जो है बहुत जगह ऐसा यूज भी किया जाता है। तो जो मेनली जो बनाना प्लांट ब्रीडर्स जो बनाना जो उगाते हैं जो फार्मर्स, तो इसी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिप्लॉइड यूज करते हैं, जो स्टेराइल ट्रिप्लॉइड बनानास होता है उसको प्रोपोगेट करते हैं सेक्शुअली, और क्या करता है उसमें कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, जो ट्रिप्लॉइड ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो लैक ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है पेयरिंग ड्यूरिंग द मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, फ्लेवर सेवर इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो फ्लेवर सेवर है ये किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोमेटो, ठीक है। तो फ्लेवर सेवर जो है वो टोमेटो से एसोसिएटेड है। तो फ्लेवर सेवर क्या है, तो फ्लेवर सेवर एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, ठीक है। ये फर्स्ट कॉमर्शियली ग्रोन किया गया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड के द्वारा, ठीक है। और जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है रॉटिंग से, ठीक है, मतलब ये जल्दी नहीं सड़ता है। जो इस टाइप की वैरायटी रहते हैं टोमेटो के, वो जल्दी नहीं सड़ते हैं, ठीक है। इस फीचर की वजह से जो है इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है एंटी सेंस जीन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एंटी सेंस जीन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है जो कि पॉली ग्लैक्टोरोनेज है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता है, जिसके वजह से जो है ये टोमेटो को प्रिवेंट करता है सड़ने से, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, क्या बोल रहा है, इन माइटोसिस लॉन्गेस्ट फेजेस, ठीक है, माइटोसिस में जो है लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोफेज, ठीक है। जो प्रोफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस का, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्रोफेज होता है तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर द G2 इंटरफेज जो सेल है वो प्रिपेयर करते हैं और डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए सेल जो है प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, बाय टाइटली कंडेंसिंग इट्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम को टाइटली कंडेंस कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन को, ठीक है। और जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं इनटू द डिस्क्रीट क्रोमोसोम, और जो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर कर जाता है ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस का वो क्या है, तो वो है प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इसमें से जो है कौन सा इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, निम्बिसिडीन, ठीक है। जो निम्बिसिडीन है ये एक तरह का नीम ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो नीम बेस्ड सीडीन है ये क्यों इको फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये नीम ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है 300 ppm जो है एजाडिचिटीन रहता है, ठीक है। ये जो है नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्ट कंट्रोल प्रोडक्ट है फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप, ठीक है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्ट पेस्ट मतलब इंसेक्ट कंट्रोल करने की वजह से क्या है, ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि जो नीम है ये नॉर्मली जो है नीम वो क्या है, ये एंटी रिपेलेंट होता है, ठीक है, ये इंसेक्ट्स वगैरह को पास कर देता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक प्रोडक्टिव इंसेक्टिसाइड बनाने में, ठीक है। और जो निम्बिसिडीन है ये क्या है, एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेचुरल नीम बेस्ड प्रिपरेशन है, ठीक है। और वाइड रेंजेस ऑफ इंसेक्ट या फिर रेड माइट्स और नेमेटोड्स को जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी तो रहता है, इसके साथ साथ इसमें ओविपोजिशन डिटरेंट रहता है, स्टेरिलेंट रहता है, फीडिंग डिटरेंट रहता है, एंड इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है, ठीक है, मतलब इंसेक्ट की ग्रोथ को रोक देता है अगर कोई इंसेक्ट फीड करता है इसमें तो। और यहाँ पे क्या होता है ये इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, मतलब कोई भी इंसेक्ट उसको खाता है तो वो मर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, रेड कॉटन बग ले इट्स एग ऑन, ठीक है। जो रेड कॉटन बग है ये अपना एग जो है वो कहाँ ले करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉइल, ठीक है। जो रेड कॉटन बग है ये मेनली जो है सॉइल में ले एग करता है नियर द प्लांट्स, ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 डेज का रहता है, और जो निम्फ है वो एडल्ट बन जाता है इन 49 to 90 डेज में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेड कॉटन बग है ये ले करते हैं एग को अपना कहाँ पे, तो सॉइल में, ठीक है। और जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 दिन का रहता है, और जो निम्फ जो है एडल्ट बनाता है 49 to 90 डेज। इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, तो जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं फ्रॉम द टेंडर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि लीव्स, पेट्यूल्स, शूट्स इन द अर्ली स्टेज, ठीक है। अगर वो सैप को सक कर लेंगे तो क्या होगा, तो वो प्लांट को सुखा देंगे, ठीक है। ये इसका नेचर डैमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो अर्ली ब्लाइट होता है पोटैटो में ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निडिया, ठीक है।
तो जो कॉनिडिया होता है और जो माइसीलियम होता है वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है या फिर डेब्रिस में, ठीक है, जो कि अफेक्टेड प्लांट में रहते हैं और वो बहुत दिन तक रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉनिडिया है वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू कॉनिडिया, ठीक है, और वो विंटर कर देते हैं माइसीलियम को। और ये एक तरह का क्या प्राइमरी इन्फेक्शन काउज करता है, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसा होता है? तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है कि ये अगर जो कॉनिडिया फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो वो स्पॉट्स डेवलप कर देगा, तो यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। और जब वो डाइसेमिनेट करेगा बाय द विंड और द और या फिर अगर पानी के थ्रू, तो क्या होगा वहाँ पे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन काउज कर देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन मेनली विंड या फिर वाटर स्प्लैश से हो सकता है, ठीक है, या फिर रेन से। और जो कॉनिडिया है ये मेनली कैसे दूसरी जगह फैलते हैं, तो ये रेन से, इंसेक्ट से, ठीक है, या फिर अगर ये डाइसेमिनेट करते हैं या तो विंड से ये फैल जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट को, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो जो काउजल ऑर्गेनिज्म वो कौन है, तो अल्टरनेरिया सोलिनी है, ठीक है। ये क्या क्या सिम्टम्स दिखाएगा? तो ये जो है ब्राउन ब्लैक नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखा देगा, ठीक है। ब्राउन ब्लैक कलर के जो है नेक्रोटिक स्पॉट देखने को मिलेंगे, जो कि एंगुलर शेप में रह सकता है या फिर ओवल शेप में रहेगा, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग, इसका खासियत क्या है? कॉन्सेंट्रिक रिंग जिसका कॉमन सेंटर हो, और उसका जो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, जिसका कॉमन इस तरह का जो है ये आपको लीव्स में जो है सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्ली ब्लैड और पोटैटो में, ठीक है। और ब्राउन ब्लैक नेक्रोटिक स्पॉट्स तो रहेंगे, इसके साथ ही साथ है जो होल्स है, शॉर्ट होल्स जो है आपको फ्रूट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं? तो इसमें जो डिजीज फ्री सीड ट्यूबर्स है उसको हम लोग हटा देंगे, और हम लोग इसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्पोर्स है वो प्रेजेंट रहेंगे अगर सॉइल में तो वो इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग अर्ली स्प्रेइंग कर सकते हैं विद जाइनेम और कैप्टन, ठीक है, विद 0.2%, और उसको हम लोग 15 से 20 दिन में हमेशा उसको रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। और जो वैरायटी है कुफरी सिंधुरी, वो जो है फेयर डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस जो है ये पॉज करता है ऑफ द अर्ली ब्लाइट, ठीक है। अगर हम लोग इस टाइप की वैरायटी को ग्रो करते हैं कुफरी सिंदूरी, तो क्या होगा कि अर्ली ब्लाइट और प्लाटो का अटैक नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 97 कह रहा है साइट्रस ग्रीनिंग इज काउज्ड बाय द, ठीक है। तो जो साइट्रस ग्रीनिंग है ये किससे काउज होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो है मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरिया उसको बोलते हैं लाइबर वेक्टर स्पीशीज, ठीक है। जो डिजीज है वो वेक्टर्ड है और ये ट्रांसमिट होता है बाय द एशियन साइट्रस फिसाइलिड, ठीक है। तो जो डिजीज जो इंसेक्ट यहाँ पे जो फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? एशियन साइट्रस फसालिड जो है यहाँ पे जो है वेक्टर का काम करता है। और ये जो फसालिड है वो फीड करता है स्टेम्स एंड लीव्स पे, ठीक है। जो ट्री है वो वहाँ पे इसके स्टेम्स एंड लीव्स से फीड करता है, उसके बाद इन्फेक्ट करता है ट्री को, ठीक है, विद द बैक्टीरिया जो काउज करता है साइट्रस ग्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है वैम इज, ठीक है। वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजल, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? फंगी है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजल, ठीक है। एक तरह का फंगस है जो कि पेनिट्रेट करता है इन द रूट्स ऑफ मस्कुलर प्लांट, ठीक है। ऐसा क्यों करता है? सो दैट ये हेल्प कर सके उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो वैम है ये एक तरह का कंपोनेंट है इंडो माइकोराइजा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 99 कह रहा है पोटैटो वायरस डिजीज आर स्प्रेड बाय, जो पोटैटो वायरस डिजीज है वो कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एफिड्स। तो जो पोटैटो वायरस डिजीज है ये मेनली एफिड जो है वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और जो PYV होता है जो पोटैटो वायरस डिजीज है ये जो है मेनली जो है ट्रांसमिट करता है नॉन परसिस्टेंटली, ठीक है। और जो डिजीज जब एफिड जो है वो फीड करता है इन द PVY इन्फेक्टेड प्लांट्स को में, ठीक है। अगर जो भी पोटैटो वायरस अगर किसी भी प्लांट में पोटैटो वायरस डिजीज अगर है उसमें अगर जो एफिड है वो फीड करता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है वहां से वायरस को वो ले लेता है और उसके बाद क्या करता है उसके बाद जो है ये दूसरे दूसरे प्लांट पे इसको फैला देता है, ठीक है। तो एफिड जो है यहाँ पे हेल्प करता है इस डिजीज को फैलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंटेन करता है राइबोसोम, ठीक है। वहाँ पे वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे जो है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसके वजह से जो है यहाँ पे इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड फॉर्म करना एंड जो सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, द मेन सब फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इज, ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है लेग हेमोग्लोबिन का वो क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। जो लेग हेमोग्लोबिन है ये आपको नोड्यूल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, जो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके नोड्यूल्स में आपको लेग हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका दो ही मेन फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका मेन फंक्शन यही है कि ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करता है किसको? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। उसके बाद उसका दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है एंजाइम नाइट्रोजेनेस को, जो कि इनएक्टिवेट हो सकता है बाय द ऑक्सीजन। तो क्या करता है, तो जो लेग हीमोग्लोबिन है ये प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजन एंजाइम को, सो दैट ये इनएक्टिवेट नहीं हो जाए ऑक्सीजन से। तो ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है ये हमेशा इसको एक्टिवेट कर रखे और ऑक्सीजन से इसको दूर रखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 बोल रहा है कोकोनट फैट इज अ रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, जो कोकोनट फैट है ये किसका रिच सोर्स है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉरिक एसिड, ठीक है। तो कोकोनट फैट में जो है सबसे ज्यादा लॉरिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो कितना देखने को मिलता है? मेनली यहाँ पे जो है 47% जो है आपको लॉरिक एसिड जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट में जो है माइस्टिक या फिर पाल्मेटिक एसिड भी देखने को मिलता है, लेकिन वो काफी कम अमाउंट में रहता है। जो प्रीडोमिनेंट रहता है वो रहता है लॉरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे जो फैट होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, इसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। और जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो देखने को मिलते हैं कोकोनट ऑयल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है एपिकल डोमिनेंस इज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, जो एपिकल डोमिनेंस है ये किसका रिजल्ट है? ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन्स, ठीक है। तो क्या होता है एपिकल डोमिनेंस जो है ये अकर होता है शूट एपेक्स में, ठीक है, जो कि इनहिबिट कर देता है लैटरल बर्ड के ग्रोथ को, ठीक है, जो कि वर्टिकली ग्रो करता है उसके ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट सो दैट कि अपना सारा एनर्जी जो है वो अपवर्ड ग्रो करने में लगा है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जितना भी अगर इसको ज्यादा लाइट मिल रहा है तो ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस आएगा और ज्यादा जो है इसका जो ग्रोथ होगा, ठीक है। तो अगर ये मेन अगर मेन स्टेम का ग्रो रहा है तो लैटरल ब्रांच अगर रोक देगा तो इससे अपवर्ड ज्यादा इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं ये मान लीजिए पॉट है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लांट हो रहा है तो यहाँ पे जो है एपिकल यहाँ पे एपिकल बड है, ठीक है, एपिकल बड है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलेगा, जिससे क्या हुआ कि जो लैटरल बड है इसकी ग्रोथ बहुत कम होगी, ठीक है। अगर इसको एपिकल बड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एपिकल बड को अगर हम लोग रिमूव कर दिए तो क्या होगा, इस प्लांट में जो है आपको लैटरल ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लैटरल बड जो है ग्रोथ होगी। कब? जब एपिकल बड रिमूव कर जाएगा, मतलब यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस नहीं है। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस होने की वजह से जो है यहाँ पे लैटरल ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने में। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है शूट में तो वो रिजल्ट होता है एपिकल डोमिनेंस में, ठीक है। और ये डिफाइन करता है कि जो ग्रोथ है प्लांट का वो कितना लेंथ इसका हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो एक्सिलरी ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये प्रमोट करता है, जो ऑक्सीजन है यही प्रमोट करता है शूट टिप में प्रेजेंट रहता है और प्रमोट करता है इसके लेंथ को, ठीक है, इसका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करवाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, टोडा इज अ ब्रीड ऑफ, ठीक है, जो टोडा है किसका ब्रीड है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बफेलो, ठीक है। जो टोडा है ये बफेलो का टोडा जो ब्रीड है वो बफेलो का है, ठीक है। और ये मेनली जो है नीलगिरीज ऑफ साउथ इंडिया में जो है इसको देखा गया, वहाँ पे जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो प्रीडोमिनेंट जो कोट कलर है वो फाउन और ऐश ग्रे कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो इस टाइप के जो बफेलो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है दूसरे ब्रीड से, जो कि इंडिजिनस है नीलगिरीज हिल में, ठीक है। इसमें आपको थिक हेयर कोट जो है वो देखने को मिलेगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग इज, ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है मिल्किंग का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फुल हैंड, ठीक है। तो फिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, फुल हैंड मेथड को हम लोग फिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो है इंडिया में प्रैक्टिस इसी को किया जाता है, फिस्टिंग मेथड या फिर फुल हैंड मेथड, ठीक है। इसमें जो है काउज को जो मिल्क किया जाता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। और जो स्ट्रिपिंग एंड फुल हैंड मेथड है ये भी जो है मिल्किंग का मेथड ही है, जो कि यूज़ किया जाता है। टू कॉमनली मेथड जो है स्ट्रिपिंग या फिर जो फुल हैंड है उसको भी यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है हैंड मिल्किंग में दो और भी मेथड आते हैं, जैसे कि वेट हैंड मिल्किंग, ड्राई हैंड मिल्किंग, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? फुल हैंड या फिर फिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर, ब्राउजिंग इज कॉमन फीचर ऑफ, ठीक है, ब्राउजिंग मतलब चढ़ना, ठीक है, कौन जो है चढ़ता है इस समय से, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, गोट, ठीक है, जो गोट है हम उसको फील्ड में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है वो खाते रहता है, तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, माइक्रोराइजा हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ, ठीक है, जो माइक्रोराइजा है ये किस न्यूट्रिएंट को जो है एब्जॉर्ब करता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोरस, ठीक है। जो माइक्रोराइजा ये क्या करता है, परमिट करता है प्लांट्स को कि ये एडिशनल मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करे, इसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी इसको देता है, ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट, तो पर्टिकुलरली ये जो है फॉस्फोरस का अपटेक करवाता है, ठीक है, जो कि एक मेजर न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है। जो मेनली जो माइक्रोराइजा है वो किस चीज का अपटेक कराता है, तो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट का अपटेक कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज इन इंडिया इज, जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर, ठीक है, जो सांभर लेक है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि लार्जेस्ट लेक है इंडिया में, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये ईस्ट सेंट्रल राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है, मेनली वेस्ट ऑफ जयपुर में, ठीक है। ये 90 स्क्वायर माइल्स का जो है जो कि 230 स्क्वायर किलोमीटर बोल सकते हैं, एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन ऑफ द अरावली हिल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है टर्बो चार्जर्स आर ड्रिवन बाय, ठीक है, जो टर्बो चार्जर्स है किससे ड्रिवन करता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एग्जॉस्ट गैस, ठीक है। जो टर्बो चार्जर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेशन है जो कि ड्रिवन बाय करता है बाय द एग्जॉस्ट गैस टर्बाइन, ठीक है, और इसको एम्प्लॉयड किया जाता है इंजन में सो दैट कि ये बूस्ट कर सके चार्ज एयर प्रेशर को, ठीक है, तो ये एयर प्रेशर को यहाँ पे मेनली बूस्ट कर देता है। और जो टर्बो चार्जर परफॉर्मेंस है ये इन्फ्लुएंस करता है ऑल इंपॉर्टेंट इंजन पैरामीटर को, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, पावर एंड इमिशंस, ठीक है, तो ये सब इसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अर्थवॉर्म, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक तरह का साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, ठीक है। ये कॉमनली फाउंड करता है इन द लिविंग सॉइल, ठीक है, या फिर फीडिंग ऑन बायोमास एंड एक्सक्रीटिंग इट इन अ डाइजेस्टेड फॉर्म, ठीक है। और जो वर्मी कल्चर होता है इसका मतलब क्या होता है, वर्म फार्मिंग, वहाँ पे वर्म यूज करता है वर्मी कल्चर में, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में क्या यूज करता है, अर्थवॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 112 क्या बोल रहा है, बर्ड फ्लू इज काउज बाय, ठीक है, जो बर्ड फ्लू है ये कौन काउज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, ये काउज करता है बाय द इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, टाइप ए वायरस है, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, ये इसको भी काउज करता है। ये जो वायरस है ये नेचुरली स्प्रेड होता है अमंग द वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स वर्ल्ड वाइड, और ये इन्फेक्ट कर सकता है हमारे डोमेस्टिक पोल्ट्री को भी और या फिर कोई दूसरे बर्ड एनिमल स्पीशीज को भी, ठीक है। लेकिन ये जो बर्ड फ्लू होता है ये बर्ड फ्लू वायरस जो होता है ये ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता है नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन काउ इज, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ओविडक्ट, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है काउ में ये ओविडक्ट में होता है, ठीक है। ओविडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गमीट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, जो ऑन्कोलॉजी एक किसका स्टडी है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ट्यूमर्स, ठीक है। जो ऑन्कोलॉजी है ये एक तरह का स्पेशलाइज ब्रांच है मेडिसिन का जहाँ पे ये कैंसर या फिर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च ये सब का जो है यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म ऑन्कोलॉजी है ये इसका लिटरली मतलब ये होता है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है ट्यूमर्स एंड कैंसर से, ठीक है। ऑन्को मतलब होता है बल्क या फिर मास या फिर ट्यूमर, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑन्कोलॉजी है इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं कि ऑन्को मीन्स बल्क या फिर मास या फिर ट्यूमर, और जो लॉजी होता है उसका मीन्स स्टडी, ठीक है, मतलब ट्यूमर्स या फिर कैंसर का जो स्टडी होता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, बायोड्रम रेफर्स टू, ठीक है, तो बायोड्रम हम लोग किससे रेफर करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बायोफिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 116 कह रहा है शार्क लिवर ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ,
ठीक है। जो शार्क लिवर ऑयल है किसका गुड सोर्स है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है विटामिन ए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो शार्क लिवर ऑयल है ये रिच इन रहता है वेरियस विटामिन जैसे कि विटामिन ए एंड टोकोफेरॉल। ठीक है। और जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द डीप सी शार्क्स, ठीक है, वो कंटेन करता है टावरिंग लेवल ऑफ पीयूएफए, स्क्वालिन, एल्काइल ग्लिसरॉल, और इसके साथ ही साथ फ्री फैटी एसिड, स्टीरॉल, पेरिस्टीन, वैक्स एस्टर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है सी वीड्स आर रिच सोर्स ऑफ। ठीक है। जो सी वीड्स रहता है ये क्या है रिच सोर्स का, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आयोडीन। ठीक है। जो सी वीड्स है इसमें मेनली बहुत ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो सीवीड है ये एक वाइड रेंज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कंटेन करता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लैवोनॉइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू लैक। ठीक है। जो सीव ट्यूब्स रहता है फ्लोएम टिश्यू का ये क्या लैक करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियस। ठीक है। जो सीव एलिमेंट्स होते हैं सीव ट्यूब्स, इसको बोल सकते हैं ये थिन वॉल सेल्स रहते हैं। ठीक है। और ये जिंदा रहता है अपने मेच्योरिटी तक। ठीक है। लेकिन जो प्रोटोप्लास्ट है वो ग्रेटली चेंज होता रहता है यहाँ पे, और ये जो है मेनली अपने न्यूक्लियाई को जो है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और जो सी एलिमेंट्स रहते हैं वो इलोंगेटेड रहते हैं और फंक्शन करते हैं एज अ बेसिक फोटोसिंथेटिक कंडक्टिंग सेल। ठीक है। जो कि फ्लोएम के अंदर आता है। जैसे वस्कुलर प्लांट है तो वहाँ पे दो आता है फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है फूड ट्रांसफर होता है और जाइलम में क्या होता है वाटर ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है जो सीव ट्यूब्स जो रहते हैं फ्लोएम टिश्यू में वहाँ पे क्या नहीं रहता, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीसीए साइकिल पाथवेज। ठीक है। तो जो टीसीए साइकिल होता है वो किस तरह का पाथवे शो करता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी एम्फीबोलिक। ठीक है। जो टीसीए साइकिल है इसका फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल। ठीक है। ये एम्फीबोलिक होता है, मतलब कि यहाँ पे कैटाबोलिक प्रोसेस भी होता है और एनाबॉलिक जो है पाथवे वो भी फॉलो होता है। ठीक है। तो जो रिएक्शन यूटिलाइज करता है इंटरमीडिएट्स ऑफ द साइकिल एज अ प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर ऑफ फ्लैजला इन साइनोबैक्टीरिया आर। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कितने फ्लैजला प्रेजेंट रहते हैं साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये मेनली नॉन मोटाइल रहते हैं या फिर नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लैजला वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट। ठीक है। जो मगध किंगडम का जो सबसे पहले कैपिटल कहाँ पे था, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी राजगीर। ठीक है। जो कोर था जो कोर किंगडम था इन द एरिया ऑफ बिहार साउथ ऑफ द गंगा, जो फर्स्ट कैपिटल था वो राजगीर था। ठीक है। और उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र जिसको भी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड व्हीकल इन बुद्धिज्म वाज नोन एज। ठीक है। जो थर्ड व्हीकल है बुद्धिज्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वज्रायना। ठीक है। यहाँ पे तीन ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे, तीन व्हीकल है। ठीक है। पहला को बोलते हैं हम लोग थेरावेदा। ठीक है। दूसरा है महायाना और तीसरा है वज्रायना। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड व्हीकल है वो क्या है बुद्धिज्म का वज्रायना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज ऑफ हर्षवर्धना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन कंपोज नहीं किया है इसमें से जो है कौन सा जो है कंपोज नहीं किया गया है हर्षवर्धना के द्वारा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी हर्ष चरित्रा। ठीक है। जो हर्ष चरित है जो है ये कंपोज नहीं किया गया है हर्षवर्धना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है। कौन सा जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है इंडियन मेडिसिन का। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरखा संहिता। ठीक है। जो चरखा संहिता है इसको जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है इंडियन मेडिसिन मेडिसिन का। ठीक है। ये जो है एंशियंट इंडियन मेडिसिन जो है में देखा गया है और ये क्रेडिट किया गया है एज अ चरखा। ठीक है। हु वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है। जिसको हम लोग आयुर्वेदा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर द विक्रमशिला विहारा वाज फाउंडेड बाय। ठीक है। जो विक्रमशिला विहारा है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाला। ठीक है। जो धर्मपाला जो है इन्होंने ही जो है फाउंड किया था विक्रमशिला विहारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है अकबर हेल्ड इन रिलीजियस डिस्कशन से। जो अकबर थे वो अपने रिलीजियस डिस्कशन कहाँ करते थे। ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। ठीक है।
इबादत खाना में जो है अकबर जो अपना रिलीजियस डिस्कशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, हु बिट्रेड सीरज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ठीक है, किसने जो है सीरज उद दौला को जो है धोखा दिया था जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था इन 1757। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मीर जफर। जो मीर जफर थे उन्होंने ही जो है वो धोखा दिया था सीरज उद दौला को। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, द फाउंडर ऑफ प्रथना समाज वाज। ठीक है, तो प्रथना समाज जो है वो किसने फाउंड किया था, किसने इसको जो है डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था लखनऊ में, वो किसने इसको लीड किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। ठीक है, जो बेगम हजरत महल है इन्होंने ही इस रिवॉल्ट को जो है इसमें लीड किया था। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है, हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी है इन्हीं को बोला गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, क्या बोल रहा है, डार्ची वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर। ठीक है, जो डार्ची है ये किसके अंडर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में जो है इसके अंदर जो है डार्ची को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसने जो है प्रियम्बल जो है प्रपोज किया था बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने ही प्रपोज किया था प्रियम्बल का बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 133 बोल रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। ठीक है, टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसमें से जो गिवन ऑप्शन है इसमें से जो है कौन सा जो है इंडियन यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ठीक है, जो त्रिपुरा है ये एक इंडियन स्टेट है, ठीक है, ना कि यूनियन टेरिटरी। बाकी जो पौंडीचेरी है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, ये सब जो है यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, हु होल्ड्स द पावर ऑफ टू नॉमिनेट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। ठीक है, इसमें कह रहा है किसके पास पावर है जो कि नॉमिनेट कर सकता है फ्रॉम द नॉमिनीज, किसके लिए? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा में जो है कुछ सीट जो है वो रिजर्व है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो तो कौन जो है नॉमिनीज को सेलेक्ट कर सकता है, कौन जो है किसके पास पावर है जो कि नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को? ठीक है, इन द लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इनके पास पावर है कि ये किसी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो है यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ कैंडिडेट टू सीक द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि क्या मिनिमम एज है जो कोई भी कैंडिडेट के लिए जो कि इलेक्शन सीक कर सकता है लोकसभा में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, हु हैज अ राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, किसके पास राइट है कि कोई भी केस को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है कहीं भी जगह कहीं भी इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो कोई भी केस को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी इंडिया के पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 138 नंबर, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, किस आर्टिकल में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है डिफाइन किया गया है कि चीफ मिनिस्टर का क्या क्या ड्यूटी होता है? ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 167। ठीक है, आर्टिकल 167 में डिफाइन किया गया है कि चीफ मिनिस्टर का क्या क्या ड्यूटीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट। ठीक है, कौन सा जो है लार्जेस्ट रिवर है गिवन ऑप्शन में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। ठीक है, तो अगर इस गिवन ऑप्शन में से जो है यहाँ पे जो लार्जेस्ट रिवर है ये गोदावरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे गंगा प्रेजेंट रहता तो यहाँ पे जो गंगा रिवर है वो हो जाता आंसर। ठीक है,
तो जो गंगा रिवर है ये 2525 किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, और जो गंगा रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद जो है जिसका नंबर आता है वो है गोदावरी, इसमें जो है 1465 किलोमीटर से जो है ये फैला हुआ है, कितना, तो 1465 किलोमीटर से जो है गोदावरी रिवर फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर में मेनली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जिसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कुछ पीपल देखने में लगता है कि एम्प्लॉयड है बट वो एम्प्लॉयड होते नहीं है, ठीक है। Next question है 141 number. Food for work program was introduced during which one of the following 5 year plan? ठीक है, जो food for work program था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 5 year plan में, तो ये किस 5 year plan में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी फिफ्थ, ठीक है। तो ये फिफ्थ 5 year प्लान में जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 year प्लान, ठीक है। इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया था 2004 में किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टू द इंडियन पुअर, जो कि अंडरटेक कर सकता है अनस्किल्ड जॉब एंड अपना फूड सिक्योरिटी को जो है मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम, ठीक है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था कब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2008, ठीक है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है इसको 1 अप्रैल 2008 से जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर, क्या बोल रहा है द फेमा वॉज प्रोमुलगेटेड इन द ईयर, ठीक है। जो फेमा है उसको कब प्रोमुलेट किया गया था, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है 1999, ठीक है। जो फेमा है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसको इनैक्ट किया गया था 29 दिसंबर 1999 से, ये आपको ध्यान रखना है कब इनैक्ट किया गया था, तो 29 दिसंबर 1999 से इनैक्ट किया गया था, ठीक है। और फेमा का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर। द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू द ऑर्बिटल प्लेन इज, ठीक है। जो इंक्लाइनेशन है अर्थ एक्सिस का फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन वो कितना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 66 1/2 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज, ठीक है। जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट लेक है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैस्पियन सी, ठीक है। जो कैस्पियन सी है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। ये पहला नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है सुपीरियर लेक, ठीक है। जो सेकंड लार्जेस्ट लेक है वो है लेक सुपीरियर, और जो थर्ड लार्जेस्ट है वो है लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट लेक पूछा था तो यहाँ पे था लेक सुपीरियर, अगर थर्ड लार्जेस्ट पूछा था तो लेक विक्टोरिया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पहला नंबर पे पूछा तो कह रहा है कैप्सियन लेक जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो क्लाउड, ठीक है। ऐसा कौन सा क्लाउड है जो नीचे नहीं पाया जाता है, ठीक है, नॉट अ लो क्लाउड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरो स्ट्रेटस, ठीक है। जो सीरो स्ट्रेटस है ये लोएस्ट क्लाउड नहीं है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में नीचे नहीं पाया जाता है, और ये एक तरह का क्या है हाईएस्ट क्लाउड है, ठीक है, अलॉन्ग विद द सीरो क्यूमुलस एंड साइरस। और जो लोएस्ट क्लाउड है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, तो ये आता है क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 147 नंबर, क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, ठीक है। गिवन ऑप्शन में से जो है इसका जो है एरिया सबसे छोटा है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है। जो तमिलनाडु है ये स्मॉलेस्ट इन एरिया है, ठीक है। और जो तमिलनाडु स्टेट है इसमें जो टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, आउट ऑफ देम जो चेन्नई है वो कैपिटल है स्टेट का, और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय द एरिया, ठीक है, जो चेन्नई है वही है कैपिटल ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी आता है, ठीक है। और जो चेन्नई है उसका एरिया है 426 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि वन ऑफ दी और जो वन ऑफ द ओरिजिनल 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में इंक्लूड है, ठीक है। डिस्पाइट बिंग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। कौन, तो चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो स्मॉलेस्ट स्टेट है कौन सा जगह, तो तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। द टर्म रेगुर इज यूज टू मीन, ठीक है, रेगुर मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको हम लोग रेगुर बोलते हैं, और जो कि नॉर्मली फाउंड होता है लावा कवर्ड एरिया में, जैसे कि महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, ठीक है, इस टाइप के एरिया में फाउंड होता है। और ये वेल नोन है फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है, अच्छा से जो है ब्लैक कॉटन सॉइल जो है या फिर रेगुर जो है ये क्या करता है, मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, और ये रिच रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है? तो ये वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए फेमस है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन है डायनासोर्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए जो है फेमस है। इसके साथ ही साथ ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज है वर्ल्ड में, ठीक है, तो आपको ये इतना चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। कोरबा कोल फील्ड इज इन, ठीक है, जो कोरबा कोल फील्ड है ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो कोरबा कोल फील्ड है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, कौन सा जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्करी, ठीक है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है अमंग द लिक्विड्स वो है मर्करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन 152 कह रहा है द स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं जो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है, एक्चुअली वो ब्लू कलर होता नहीं है, बस वो हमें दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैटरिंग, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग तो हमें जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर। ब्रास कंटेन, ठीक है, तो जो ब्रास है ये कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक से मिलकर जो है ये ब्रास बनता है, ठीक है। और इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है ब्रास का? ये जो है हार्डनेस एंड वर्केबिलिटी के लिए जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर। फ्रियॉन इज यूज्ड एज, ठीक है, जो फ्रियॉन है इसको किस तरीके से यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो जो फ्रियॉन है ये एक थोड़ा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ ही साथ ये नॉन फ्लेमेबल है, और जो इसके लिक्विड्स है वो मेनली इसको यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट या फिर एरोसोल प्रोपेलेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन 155 कह रहा है इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ ऑफ द राइट ऑफ पी, ठीक है, अगर इंग्लिश अल्फाबेट को लिख दिया जाता है रिवर्स ऑर्डर में तो कौन सा लेटर जो है सिक्स पोजीशन पे आएगा ऑफ द राइट ऑफ द पी? तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे, ठीक है, हम लोग उसको क्या करेंगे यहाँ पे उल्टा करके लिख देंगे ZYX, यहाँ पे पूरा लिखेंगे और फिर देखेंगे कि जो पी है इसका जो है राइट से सिक्स पोजीशन में क्या आता है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि जो सिक्स पोजीशन में पी के राइट से मतलब यहाँ से काउंट करेंगे पी के इधर काउंट करेंगे और जो सिक्स पोजीशन आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा, आप देखेंगे कि जे मिलता है, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, कौन सा जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो डिफरेंट है दूसरे से, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RTW, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ सब में जो एक एक लेटर का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है एक से ज्यादा लेटर का डिफरेंस है, जैसे कि बी, फिर सी हट गया, DEF, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, यहाँ पे भी ऐसे ही LMNOP, ठीक है, यहाँ पे एक एक लेटर मिसिंग है, जैसे यहाँ पे अगर हम उल्टा से आते हैं MNOPQ, ठीक है, यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, बट यहाँ पे जो है एक से ज्यादा लेटर जो है मिसिंग है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 158। पबर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है, जो पबर है ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंस, जो टंस रिवर है ये इसका ट्रिब्यूटरी है पबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 159 बोल रहा है गुमा एंड दरंग आर फेमस फॉर, ठीक है, जो गुमा एंड दरंग है ये एक प्लेस का नाम है, ये किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉक सॉल्ट, ठीक है, जो रॉक सॉल्ट है ये जो है फेमस है गुमा एंड दरंग, ठीक है, या फिर गुमा रॉक सॉल्ट माइंस के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये ओनली रॉक सॉल्ट माइंस है इंडिया में जो कि लोकेटेड एट द विलेज गुमा, ठीक है, और एस्टिमेट किया गया है कि 16.03 मिलियन टन जो है सॉल्ट का रिजर्व है इस एरिया में, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द गुमा एंड दरंग माइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 161 क्या बोल रहा है, हु ऑथर द बुक हरी सिंह नलवा चैंपियन ऑफ द खालसा जी 1791 टू 1837। ठीक है, तो इस बुक को किसने लिखा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वनित नलवा। ठीक है, जो वनित नलवा है, इन्होंने इस बुक हरी सिंह नलवा को लिखा है। ठीक है, चैंपियन ऑफ द खालसा जी 1791 टू 1837। Next question है 162 number. The International Conference on Sustainable Biofuels ICSB 2018 organized in which city? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है कि विच कंट्री टू होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी WCIT 2019। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 164 क्या बोल रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली लॉन्च परिवर्तन स्कीम क्लीननेस एंड पोल्यूशन फ्री ड्राइव रिसेंटली। ठीक है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली अभी लॉन्च किया है परिवर्तन स्कीम, जो कि क्लीननेस एंड पोल्यूशन फ्री पे जो है ये फोकस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 डबल, मीनिंग ऑफ द आइटम नॉट वर्थ अ रैप इज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है नॉट वर्थ अ रैप का मीनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्थ नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर, ही हैज डैश किंग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है ही वाज चूजन किंग। ठीक है, तो यहाँ पे चूजन आ जाएगा, ही वाज चूजन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एडोर्नमेंट इज। ठीक है, तो एडोर्नमेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है ब्लेमिश। ठीक है, ब्लेमिश मतलब दाग धब्बा और एडोर्नमेंट मतलब ब्यूटी, या फिर बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल चीज को हम लोग एडोर्नमेंट बोल रहे हैं, और यहाँ पे ब्लेश मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लेमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर, आजीवन में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें क्या करा है कि जो आजीवन वर्ड है इसमें कौन सा समास है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी अव्यभाव। ठीक है, इसमें अव्यभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर, शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसमें से जो है करेक्ट स्पेलिंग देखना है कि कौन सा वर्ड में करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्मी। ठीक है, इसमें जो है ये करेक्ट स्पेलिंग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलने वाला हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द बताना है कि जो कम बोलने वाला है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मितभाषी। ठीक है, मितभाषी उसको बोलते हैं जो कम बोलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आई होप कि आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे और वहाँ से आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का डिस्कशन होता है। उस चैनल को आप ज्वाइन करके आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, और वहाँ पे आप जो है ग्रुप डिस्कशन करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ पे भी जो है आपका स्टूडेंट का जो है ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके अलावा जो है आपको नोट्स पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जो है डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगे, जिससे आप क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म टाइमली फिल कर पाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको कोई जो भी कोर्स है सबके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो कोर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। कोई भी अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो सारे कोर्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके जो कोर्स की डिटेल्स है वहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।